नमस्कार। भारतीय रेल तंत्र तेज गति से आधुनिकीकरण करते हुए आज एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल तंत्र बन चुका है। जब रेलगाड़ी का आवागमन शुरू हुआ हमारे देश में, तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था बनकर उभरेगी और इसके कारण करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आज इसी रेलवे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास शख्सियत हमारे स्टूडियो में। जी हाँ, हमारे साथ हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे CPRO कैप्टन शशि किरण, UPSC स्पेशल एग्जाम स्पेशल क्लास फॉर रेलवे अप्रेंटिस यानी SCRA 99 बैच के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर, टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद पर हैं। 2017 और 2021 में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको रेल मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नमस्कार कैप्टन शशि किरण। नमस्कार। इट्स वंडरफुल टू मीट यू। और हम बात करने वाले हैं हमारे रेल तंत्र की, जो एक बहुत बड़ा तंत्र है और बहुत से लोगों की निगाहें इसलिए भी इस पर रहती हैं क्योंकि आवागमन का इससे बेहतर साधन हर एक के लिए, हर क्लास के लिए शायद और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, रोजगार की बात को लेकर सब बहुत ध्यान रखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट हो जाए। तो शुरुआत करते हैं इसी बात से कि सर्वाधिक नौकरी देने में भारतीय रेलवे अग्रणी रहा है। भारतीय रेलवे पर कर्मचारियों और अधिकारियों की जो संख्या है, सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, खास करके हम बात करें उत्तर पश्चिम रेलवे के बारे में। जी हाँ, जैसा आपने कहा कि भारतीय रेल ना सिर्फ भारत में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कि देता है, उसके अलावा पूरे विश्व में भी काफ़ी अच्छा स्थान रखता है। और अभी भारतीय रेल में लगभग 12.5 लाख कर्मचारी और 18,000 से ज़्यादा अधिकारी कार्यरत हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर मैं बात करूं तो 45,000 कर्मचारी हैं और 700 से ऊपर अधिकारी कार्यरत हैं। तो एक बहुत ही बड़ा ह्यूज मैग्नानिमस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारी जो स्किल सेट है वो मैन पावर बेस्ड है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है लार्जली अभी जो है मैन पावर बेस्ड है। तो इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा तंत्र है, हजारों रूट्स किलोमीटर हैं, 64,000 रूट किलोमीटर हैं, हजारों गाड़ियां चलती हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की भी अगर बात करूं तो 500 से ऊपर जो है मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं, 45,000 कर्मचारी हैं। तो एक बहुत ही बड़ा तंत्र है जिसको चलाने के लिए इतने सारे कर्मचारियों अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। और रोजगार के भी मामले में हम इसी तरह सक्रिय रहते हैं। तो किस तरह से विभाग अलग अलग बटे हुए हैं, क्या कार्य प्रणाली रहती है? जी, रेलवे की जो ये पूरी व्यवस्था है ये विभिन्न विभागों के सिनर्जिस्टिक समन्वय से चलती है। 13 विभाग हैं जो रेलवे में, जो कि अलग अलग अपनी कार्यप्रणाली से चलते हैं। और इसमें जो कुछ डिपार्टमेंट हैं जो कि ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं और कुछ हैं जो कि नॉन कोर जो सपोर्ट सिस्टम है वो करते हैं। जैसे मैं कोर विभागों की बात करूं, जैसे परिचालन विभाग है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, जिसका काम होता है ट्रेनों की प्लानिंग करना। जैसे आप जो देखते होंगे कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन आ रही है, इस स्टेशन पर ये जाएगी, कितने बजे जाएगी। सो वो सारी प्लानिंग जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट करता है। जो ये ट्रेनों के चलने के बाद जो अर्निंग होती है, फ्रेट ट्रेन चलती हैं या पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, उसके लिए एक वाणिज्य विभाग है। इनका अकाउंटर रखने के लिए लेखा विभाग है। जो इतने सारे रोलिंग स्टॉक चलते हैं, जो लाइक कोचेज हैं या वैगन है, लोकोमोटिव्स हैं, डीजल लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स अब आ रही हैं, नई वंदे भारत आने वाली हैं। इनके मेंटेनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। सिग्नलिंग सिस्टम के लिए अलग डिपार्टमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट है। सो इस तरह के 13 विभागों के सिनर्जिस्टिक जो एटीट्यूड है उनसे ये चलती है। और ये बड़ा ही एप्रिशिएबल है। इतना बड़ा तंत्र पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है जो कि लार्जली मैन पावर बेस्ड है। और आपने बताया कि सब मैनुअल होता है, अभी मैनुअल तरीके से काफी कुछ होता है, यानी आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं इतना बड़ा तंत्र संभालने के लिए। तो किस तरह से लोगों की भर्ती होती है? क्या इसके लिए कोई एजेंसीज होती हैं? क्या तरीका रहता है? रेलवे में भर्ती के 2 तरीके से होती है। एक तो कर्मचारियों की होती है और अधिकारियों की होती है। कर्मचारियों की जो भर्ती लार्जली होती है, जो कि स्टाफ है एंड सुपरवाइजर्स होते हैं, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होती है, RRBs, एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होती है, RRC, उनके माध्यम से होती है। अधिकारियों की भर्ती लार्जली जो है ये UPSC माध्यम से होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। और कुछ जो हम प्रमोशन से ग्रुप B
अपॉइंटमेंट करते हैं वो जोनल स्तर पे की जाती है। अच्छा। सो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ये अक्रॉस द इंडिया वेरियस बोर्ड्स हैं। यहाँ हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे में भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर है, जिनमें कि भर्तियों का एक पूरा कैलेंडर होता है, उसके अनुसार से पूरा हम फॉलो करते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि ये पूरी भर्तियां जो है निश्चित समय सीमा के अनुसार समयावधि में हो। और अब ये पूरी जो प्रक्रिया भी है ये कंप्लीट ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन इन द सेंस की जो है, जो इसको कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बोलते हैं, सीबीटी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि कोई भी परीक्षार्थी जो है सेंटर पर आकर के कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम देता है। तो ये बहुत ही पारदर्शी और एक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें कि हम टाइमलाइन का बहुत ही महत्व रखते हैं। और इस परीक्षा में जो भी आपको क्वालिफिकेशंस आपकी मिनिमम होनी चाहिए, मतलब सारी जानकारी इन परीक्षाओं के बारे में क्या आपकी किसी वेबसाइट से कोई भी व्यक्ति पा सकता है? जी हाँ, हमारी जो वेबसाइट है indianrailways.gov.in और जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट है, RRB की वेबसाइट है, उन सारी पे ये जो कैलेंडर्स है पूरे भर्ती प्रक्रिया की वो आती है। पूरी इसमें जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, ये सारे चीज, इनफैक्ट सारा चीज ऑनलाइन ही है। पूरी प्रोसेस ही जो है, राइट फ्रॉम फिलिंग ऑफ द फॉर्म टू सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, उनका पैनल निकालना, ये सारी चीज ऑनलाइन कर दी गई है ताकि पारदर्शिता बनाई जा सके। और वेबसाइट पे जानकारी के अलावा इसके हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं। जब भी इनके रिक्रूटमेंट बोर्ड के जब सिलेक्शंस होते हैं तो वो उसके माध्यम से भी हम जानकारी देते हैं। आप सुन रहे हैं मार्गदर्शन और हमारे साथ हैं कैप्टन शशि किरण। तो क्यों ना अब बात करें IRMS की। इस समय काफी उसके बारे में बातचीत हो रही है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा, उसके लिए एक स्पेशली डिजाइन परीक्षा है। तो क्या है ये परीक्षा, किस माध्यम से ये होगी, कितने इसके लेवल होंगे और क्या भर्ती प्रक्रिया रहेगी? जी हाँ, ये बहुत ही एक अभूतपूर्व फैसला लिया गया है। भारत सरकार की कैबिनेट ने कुछ महीने पहले ही ये फैसला लिया और कुछ दिनों पहले ही इसके जानकारी भी दी गई है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एक नई सर्विस, अभी जो रेलवे में अधिकारियों के भर्ती का जो माध्यम था वो, जैसे मैंने बताया कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू था और जो सिविल सर्विसेज के जो अलाइड सर्विसेज होते थे उनके माध्यम से था। अब इनमें जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग विभाग होते थे, उन अलग विभागों के अलग अलग कार्य प्रणाली होती थी, अलग अलग वर्किंग स्टाइल होता था। और स्वाभाविक है कि जब इतने सारे 13 डिपार्टमेंट होंगे तो उनमें एक सेम गोल होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ क्लैशेस की संभावना होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जैसे कोई रोलिंग स्टॉक का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या ट्रैक का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो वो अपने फोकस एरिया में वर्क करता है कि हाँ मुझे मेंटेनेंस देखना है। जो दूसरा डिपार्टमेंट है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसका फोकस है कि प्लानिंग अच्छी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो। तीसरा डिपार्टमेंट है जो कि ऑपरेशन कर रहा है, जो ट्रेन चला रहा है, उसका ध्येय है कि मैक्सिमम ट्रेन चले। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन गोल सेम होने के बावजूद भी डिपार्टमेंटल गोल्स क्लैशेस होती थी। तो इसको, इन सब को अवॉइड करने के लिए ये एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाई गई, एक कैडर जो कि 2023 अभी अगले साल से ये शुरू हो जाएगा। जिसमें कि कोई विभाग नहीं होगा, सारे जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी आएंगे वो इसमें इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू रिक्रूट होंगे। उनकी अलग से क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि उनमें हमने सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और लेखा और वाणिज्य विभाग ऐसे करके हमने उनमें किया है। तो पर्पस ये था कि रेलवे जो है, चूंकि आप अप्रिशिएट करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी का जो समावेश हो रहा है, काफी लार्ज लेवल पे अब उसको इंडक्शन हो रहा है टेक्नोलॉजी का। आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन आने वाली है हमारे यहाँ रेलवे में, वंदे भारत का नया विस्तार हो रहा है, स्टेशन रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, नई एक कवच तकनीक आ रही है जो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में, जिससे कि जो गाड़ियों के आपस में टकराव होने की जो संभावना है या कभी एक्सीडेंट होते हैं, ये सारी जो है खत्म हो जाएंगी। तो इतना लार्ज टेक्नोलॉजिकल इनपुट दिया जा रहा है भारतीय रेल में, तो ये बड़ा ही स्वाभाविक था कि डिपार्टमेंट से उठकर अब जो है एक ऐसी सर्विस बनानी होगी जिसमें कि सब लोग सिनर्जिस्टिकली एक मोटो के साथ काम करें। और इसी प्रक्रिया के तहत ये इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की शुरुआत की गई है। तो अभी अगले साल से 150 पदों के लिए, अधिकारियों के लिए 150 पदों का इंडियन जो है यूपीएससी को भेजा जा रहा है। और जो अब आएंगे अधिकारी वो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के अधिकारी कहलाए जाएंगे। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर आयु सीमा भी रखी गई होगी जो डिफरेंट होगी, योग्यता भी अलग तरह से, जैसे कि आपने बताया इंजीनियर्स होंगे डिफरेंट फील्ड्स के। हाँ, इसमें जो फर्स्ट लेवल होगा
प्रिलिमिनरी स्टेज, वो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होगा वही होगा, प्री एग्जामिनेशन दोनों के लिए सेम रहेगा। उसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो IRMS जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है उनके लिए अलग होगी। इसमें जो है जैसे एक पेपर होगा जिसमें कि आप ऑप्शनल है, जिसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं लैंग्वेज में से, देन एक इंग्लिश का पेपर होगा। इसके अलावा 2 वैकल्पिक पेपर आपको चूज करने होंगे और जो विषय होंगे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और वाणिज्य और लेखा होंगे। तो इनकी जो पाठ्यक्रम जो है, जो सिलेबस है इन एग्जाम का, वो वही होगा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का है। एंड इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट जो है प्रिलिमिनरी स्टेज सिविल सर्विसेज का ही होगा एंड देन मेन एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है वो IRMS का सेपरेट होगा। और जो आयु सीमा और योग्यता की जो आपने बात की वो वही होगी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अभी है। जो तो काफी इंटरेस्टिंग ये लग रहा है और एक बड़े स्तर पर ये कार्य होने वाला है जो 2023 में जिसकी शुरुआत होगी। जी, रेलवे में योग्यता के आधार पर प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं एंड कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो कि रेलवे स्पेसिफिक ही है, जैसे कि पास की सुविधा। रेलवे जब आप ट्रैवल करते हैं तो प्रिविलेज पास की ट्रैवल की सुविधा मिलती है, ड्यूटी पास की ट्रैवल की सुविधा मिलती है। तो और इसके अलावा जो वेराइटी ऑफ जॉब जो है, आप जैसे मैं अभी बता रहा था इतने सारे डिपार्टमेंट हैं। हालांकि एक मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने अलग अलग विभागों में काम किया है। जैसे मैंने कारखानों में भी काम किया है जहाँ पे इनके मेंटेनेंस होती है। मैंने ओपन लैंड में भी काम किया है जहाँ पे इनका पीरियोडिकल डेली मेंटेनेंस होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जहाँ पे अलग वर्क कल्चर होता है। फिर मुख्यालय में मैंने काम किया है सामान्य विभाग में जहाँ पे आपको अलग तरह का, तो एक वेराइटी नेचर ऑफ जॉब है। एक्सपोजर बहुत ही अच्छा होता है, तो एक चैलेंजिंग है, काफी चैलेंजिंग है, काफी वेराइटी है, तो इसलिए प्रोबेबली लोगों को ये अट्रैक्ट करता है इसमें जॉब के लिए। और एक और अच्छी बात है कि आपके यहाँ रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, उसके माध्यम से भी रेल कर्मियों को नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो किस तरह भविष्य में भी इसी तरह के मेले चलते रहेंगे? हाँ जी हाँ, अभी अक्टूबर माह से ये रोजगार मेले की शुरुआत की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है युवाओं को रोजगार देने का, उसी क्रम में रेलवे ने भी अपना काफी योगदान दिया है और अभी अक्टूबर और नवंबर माह में रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें कि रेलवे में भी अभी पिछले माह अजमेर में आयोजित किया गया था और उससे पहले अक्टूबर में माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी आए थे जयपुर में। और इन रोजगार मेले का जो पर्पस है वो है कि युवाओं को नौकरी के एक चैनलाइज वे में दें और उनको एक मोटिवेटेड वे में दें और फास्टर एंड एक्सपीडिशियस मैनर में उनको दें, ताकि वो प्रोत्साहित रहें रेलवे में आकर के, ना सिर्फ नौकरी करने के लिए बल्कि अच्छा करने के लिए प्रेरित रहें। इतना सब कुछ कर रहा है रेलवे, लेकिन विगत काफ़ी समय से कुछ टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, अप्रेंटिस जो शिप वाले अभ्यर्थी होते हैं वो नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बारे में ये क्यों हो रहा है? अभी कुछ माह पहले कुछ केसेस हुई थी जिनमें कि हमारी रिक्रूटमेंट भर्ती की गई थी और उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका पैनल में नाम नहीं आ पाया, क्योंकि इंडियन जो है वो सीधी भर्ती, हमारी जो है सीधी भर्ती का एक होता है, तो उस सीधी भर्ती में रिक्ति नहीं होने के कारण से उनको अभी वेटलिस्ट माना गया है। और रेलवे बोर्ड से हम संपर्क में है, समन्वय में है। हालांकि उनमें असंतोष है, लेकिन हम उनसे बातचीत में हैं और उनसे जो हमारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो भी उनसे बातचीत करिए लगातार कि कैसे इनके जो वैकेंसी है उनको हम कोई निदान कर सके। और रेलवे बोर्ड से भी संपर्क में है कि कोई रास्ता निकाल करके जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनको हम किसी वैकेंसी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सके। रेलवे डिपार्टमेंट में ये भी देखा गया है कि अधिकतर जो कार्य होते हैं वो ठेके पर दिए जाने लगे हैं, तो रेलवे पर जो स्थायी नौकरी की आस लगा के बैठा है उसके लिए थोड़ा नेगेटिव नहीं हो जाता? ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि 12 लाख कर्मचारी हैं और उत्तर पश्चिम रेलवे में भी लगभग 45,000 कर्मचारी, और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास वैकेंसी है, तो नौकरी की एज जो हम कह रहे हैं कि कमी है वो तो नहीं है। एंड देखिए, कुछ कोर चीजें होती हैं जो कि हमारी रेलवे डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग पे होती है और कुछ नॉन कोर होती हैं। तो हमारा प्रयास यह रहता है कि जो कोर बिजनेस है उस पे हमारा ध्यान केंद्रित रहे और नॉन कोर जो चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए सफाई का कार्य है या कुछ सर्विसेज की काम है, तो वो उनमें हम प्रयास ये रखते हैं कि हम उसमें अपने रेलवे के कर्मचारी लगे, उसकी जगह हम उनको ठेके पे देते हैं। ये हमारे लिए ना सिर्फ इकोनॉमिकल पड़ता है बल्कि ये एक एफिशिएंट मेथड भी होता है। आप अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इतने बड़े लार्ज फोर्स
जो आप अगर लेते हैं किसी भी जगह पे तो एक बहुत ही स्थूल बन जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही हेवी रहेगा और फिर उनको मैनेज करना बहुत ही, क्योंकि ना सिर्फ हमें उनको सैलरी देना है, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन है, बहुत सारी लायबिलिटी होती है, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं बच्चों के। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस हम बनाते हैं कि ऐसी जो नॉन कोर एक्टिविटी जिनमें हम ठेके के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगा सके कर्मचारी, वो हम ठेके पर लगाते हैं। और एक निशानी है, एक दक्ष ऑर्गेनाइजेशन तभी कहलाया जा सकता है जबकि उसमें उतने ही कर्मचारी हैं जितके रिक्वायर्ड हो। कुछ समय पहले ये डेटा एक्चुअली सामने आया था कि 16 लाख कर्मचारी जहां काम करते थे रेलवे में, तो वो घटकर अब केवल 12 लाख रह गए हैं। तो क्या ये किस तरह का मैसेज था? देखिए, ये लगातार प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है। लोग ज्वाइन करते हैं, रिटायरमेंट होता है, फिर उसके बाद रीअपॉइंटमेंट होता है, तो एक प्रक्रिया है। हालांकि लगातार ये 12 लाख अभी है कर्मचारी और काफ़ी ह्यूज है नंबर ये भी, एंड अभी भी इसमें वैकेंसी है। तो और जैसा मैंने बताया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के माध्यम से जो है हम नियुक्ति भी कर रहे हैं। सो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए ऐसा अभी कोई इसमें कमी नहीं है। रेलवे पर युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि रोजगार देना तो खैर हमारा ध्येय ही है और हम इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराते ही हैं अपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से। बट इसके अलावा भी हम रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कराते हैं। जैसे कि हमारे जो कारखाने हैं अजमेर, बीकानेर और जोधपुर, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी स्किल और बहुत सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जैसे कि वेल्डर, हम बहुत अच्छी वेल्डिंग करते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें हम वेल्डिंग की ज़रूरत होती है। उसी तरह मशीनिस्ट, तो अलग अलग हमारे जो ट्रेड हैं जो कि कारखानों में उपलब्ध है। तो अभी स्किल इंडिया मिशन के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि रोजगार से पहले उनको एक अवसर प्रदान किया जाए ताकि वो स्किल हो सके, और ज़रूरी नहीं है कि उनको एक सरकारी नौकरी मिले। अगर वो स्किल हो सकेगा तो कहीं अपनी वो खुद की भी कर सकता है, सेल्फ कुछ स्टार्टअप अपना शुरू कर सकता है, छोटी सी बिजनेस शुरू कर सकता है, और नहीं तो कोई प्राइवेट जॉब कर सकता है। उसी स्किल इंडिया मिशन के तहत हमने इन तीनों कारखानों में 3 वीक का एक अल्पकालिक ट्रेनिंग सेशन रखा है, जिसमें कि हम युवाओं को आमंत्रित करते हैं, उनसे फॉर्म लेते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। और ये हम को प्रयास रहता है कि उनको इन 3 वीक के दौरान उस ट्रेड के बारे में एक बेसिक जानकारी दे सकें ताकि वो अपने स्वयं सक्षम हो सके खुद के जॉब करने के लिए या कहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए। अगर कुछ नजर डालें, हम कुछ डेटास पे आपसे जानना चाहें तो विगत 2 वर्ष में उत्तर पश्चिम रेलवे में कितने कर्मचारी या अधिकारियों की भर्ती की गई है? अभी 2 सालों में लगभग 3500 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो कि इस जोनल स्तर पे की गई है उत्तर पश्चिम रेलवे पर। अधिकारियों, जैसा मैंने बताया था कि यूपीएससी के माध्यम से होती है, कुछ ग्रुप बी ऑफिसर्स के सिलेक्शन जोनल माध्यम पे होती है। तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। कुछ रिटायर होते हैं, इस तरह से हम सिलेक्शन करते रहते हैं। हमारे पास पैनल आता है, इंडेंट हम भेजते हैं। सतत प्रक्रिया है। कार्मिक विभाग हमारा है जिसमें इस कार्य को करते रहता है। जी, और रेल भर्ती से जब कोई समस्या जुड़ जाती है तो उसके लिए कुछ कैंप्स का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है, आउटरीच कैंप्स जिसको कहते हैं। हाँ। आउटरीच कैंप जो है, जैसा मैंने बताया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो इन समस्याओं के लिए, जैसे आपने बताया कि टेक्नीशियंस हैं या जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, ये कभी कभी आग्रह करते रहते हैं कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो उनके लिए हम आउटरीच कैंप खुद जाकर के अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों के पास खुद जाकर के उनसे हम उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो उसके लिए हम आउटरीच कैंप लगाते हैं। जैसे अभी हमने अजमेर आरआरबी ने हमारे 3 आउटरीच कैंप लगाया और इन कैंपों के आयोजन के माध्यम से इनके पास पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। बहुत सी परीक्षाओं में पेपर लीक्स का जो मामला होता है वो बड़ा कॉमन रहता है। अब रेलवे बहुत सारी परीक्षाएं ले रहा है, करवाता रहता है समय समय पर, आपने बताया। यहाँ पर पेपर लीक्स को कैसे हैंडल किया जाता है? जैसा मैंने बताया कि रेलवे की भर्ती प्रक्रिया सारी ऑनलाइन है, कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम है। स्टार्टिंग फ्रॉम कि जब वो फॉर्म भरता है, उसकी अलॉटमेंट जो होता है रोल नंबर से लेकर के, सेंटर का अलॉटमेंट से लेकर के उसके एग्ज़ाम की प्रक्रिया जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है से लेकर के रिजल्ट, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। तो ये पूरी तरह से त्रुटि रहित है और पारदर्शी है। अभी कुछ माह पहले एक ऐसी आई भी थी कि स्टिंग ऑपरेशन जैसा आया भी था, जिसमें कि किसी ने कहा कि दलालों के माध्यम से जो है आपको नौकरी लग जाएगी, और ये पूरी तरह से एक कहानी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी ये तथ्यहीन है। क्योंकि
पूरी प्रक्रिया जैसे मैंने बताया कि रैंडम होते, सारे प्रोसेस में रैंडम होते, जिसमें कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को कंप्लीट अलॉटमेंट है रोल नंबर का, जो रूम का अलॉटमेंट है, जो कंप्यूटर का जो अलॉटमेंट है, जो टेस्ट के लिए आएंगे, वो सारा पूरा रैंडम होता है। ना सिर्फ ये पारदर्शी है, एकदम त्रुटि रहित है। और अगर कोई भी, मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा जो सुन रहे हैं आपके श्रोतागण जो कि तैयारी कर रहे हैं रेलवे के भर्ती परीक्षाओं में, कि कृपया करके किसी भी तरह से दलालों के चंगुल में ना फंसे। इससे ना सिर्फ आपको आर्थिक हानि तो होगी क्योंकि वो कुछ आपको झांसे में दे करके पैसा लेने की कोशिश करेंगे, आपका जो समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि आप एक तैयारी कर रहे होंगे, एक माइंडसेट से कर रहे होंगे, फिर आप बहकावे में आ जाएंगे और तैयारी छोड़ देंगे। तो कृपया ऐसा ना करें। आप आश्वस्त रहें कि रेलवे की जो भर्ती प्रक्रिया है ये पूरी तरह से पारदर्शी है। आप CPRO हैं, बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन रहता है, कितना एक्साइटमेंट आपको यूथ में नजर आता है कि वो रेलवे से जुड़ना चाहते हैं? जी हाँ, मैं अपील करना चाहूँगा, मैं खुद भी, मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगा। और मैं एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आया हूँ। मैं बिहार के पटना जिले के एक बहुत ही ऐसे उससे आया हूँ जहाँ पे हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं था कि पढ़ाई करना है और एक अच्छी जॉब की प्राप्ति करनी है। तो हमने अपने समय भी यही देखा है और अभी भी यही मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष करना ही जो है एक माध्यम है। अगर आप संघर्ष करते रहें, लगातार अपना फोकस रखेंगे फिक्स कि हाँ मुझे इतने घंटे की स्टडी करनी है, इस जॉब को मुझे प्राप्त करना है, और कोई भी इस बहकावे में ना आए दलालों के या किसी और अन्य अनैतिक आचरण में, तो आप आश्वस्त रहें कि जरूर आपको जो नॉट ओनली रेलवे भर्ती प्रक्रिया बल्कि और भी जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप एस्पायर भी कर सकते हैं, UPSC की तैयारी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, और भी बैंकिंग के जो है, तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो मैं युवाओं को यही अपील करना चाहूँगा, फोकस वे में आप पढ़ाई करें। जिस भी सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं उसमें आप गहनता से पढ़ाई करें, संघर्ष करते रहें लगातार। देखिए इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। एक मतलब अगर आप कहें कि 500 पोस्ट की अगर वैकेंसी निकलती है तो लाखों लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं। टॉप 500 ही सेलेक्ट हो पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो टॉप 500 में आए, तो आप आपका एटीट्यूड जो है, मेंटल लेवल जो है उस माध्यम का होना चाहिए। आपको सिर्फ उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए कि हाँ थोड़ा किस्मत उस दिन साथ दे देगा तो चल जाएगा, या इतना मैं पढ़ लेता हूँ इसी से काम चला लूँगा। नहीं, एक संपूर्णता में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तैयारी जो है आपका माध्यम हिंदी हो, इंग्लिश हो, लेकिन जो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट का वो बहुत ही गहन होना चाहिए, तभी इस एग्जाम में आप क्रैक कर पाएंगे। और वो पैशन होना चाहिए। जी हाँ, वो बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, पैशन होना, एनर्जी होना, क्योंकि लाइफ जो है, देखिए नौकरी तो एक कदम है, एक चरण है आपके जीवन का, ये अंत नहीं है। तो आप ऐसा नहीं हो कि हाँ ये मैंने प्राप्त कर लिया है, अब जो है यही मुझे करना है। हर नौकरी के पहला दिन भी आपको चैलेंज आएगा, अंतिम दिन भी चैलेंज आएगा। आज की तारीख में भी हम जो है डेली प्रॉब्लम फेस करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं फिर उसका। एंड ये बहुत जरूरी है कि आपका एटीट्यूड है ऐसा ही होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो, तो आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर पाएंगे, और छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं लाइफ में, ये आप हमेशा विजय होंगे उस पर। आप चूंकि आज यहाँ पधारे हैं तो आपके माध्यम से ये जरूर जानना चाहेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे क्या कुछ नया और सोच रहा है जी हाँ, जन जन के लिए। जी, अभी जो हमारा फोकस है वो है स्टेशन रीडेवलपमेंट पर। जैसे जो हमारे मेजर स्टेशन हैं, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, इन सारे स्टेशनों को एक हम अभूतपूर्व तरीके से वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। इन स्टेशनों पर हमने, जैसे मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का 577 करोड़ का टेंडर अवार्ड किया गया है। अच्छा। पूरी ही इसमें जो परिकल्पना रखी गई है स्टेशन रीडेवलपमेंट, वो है कि जो यात्री जब आए स्टेशन पर तो एक वर्ल्ड क्लास की अनुभूति हो उसको, और जो नई जितनी भी सारी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, लिफ्ट, एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंजेज, देन जो हमें बाहर नजर आते हैं, जी हाँ, जैसे अपने देश से बाहर, हाँ, जो आप विदेश में जब ट्रैवल करते हैं और वो स्टेशन को देखते हैं, वो सारी परिकल्पना जो है कुछ सालों में भारत और भारतीय रेल में भी संपूर्ण होगी। एंड हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल्दी ही जो है उत्तर पश्चिम रेलवे में भी होगी। इसके अलावा वंदे भारत एक बहुत अच्छी जो टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया में ही डेवलप की गई है, वो यहाँ पे आ रही है, और वंदे भारत जल्दी ही उत्तर पश्चिम रेलवे पर भी आ जाएंगी।
तो बुलेट ट्रेन आने वाली है, कवच तकनीक के बारे में बताया। तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रियों को हम पैसेंजर एमिनिटीज में नई सुविधाएं प्रदान करते रहें, सेफ्टी हम इंश्योर करते रहें, पंक्चुअलिटी इंश्योर करते रहें, और एक फ्रेट जो हमारा जो लोडिंग हम जो करते हैं गुड्स की, वो भी हम उसमें अग्रणी भूमिका निभाते रहें पूरे भारत के योगदान में। बिल्कुल। तो कैप्टन शशि किरण, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी तफसील में आज बातचीत हुई, और आगे की बहुत सारी अच्छी बातों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आपके माध्यम से युवाओं को एक अगर कुछ जानकारी मिल पाई उनके, और अगर उससे लाभान्वित हो सके, ये मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ दीजिए इजाजत सुषमा को। नमस्कार।